नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद स्वप्निल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक वायरस अर्थात विषाणु के टॉप 20 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। चलिए तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन साथियों आता है कि निम्नलिखित में से किसका जेनेटिक पदार्थ आरएनए है। यहाँ पे ऑप्शन है आपके प्लाज्मोडियम, स्टेफाइलोकोकस, एचआईवी और बैक्टीरियोफेज। साथियों, जब हम लोग बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर डीएनए या आरएनए मतलब दोनों ही यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एज अ जेनेटिक मटेरियल। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्योरली, मतलब आप एम्फेसाइज करें, ध्यान दें कि प्योरली जेनेटिक मटेरियल आरएनए किसका होना चाहिए। ठीक, तो हमारा दूसरा वायरस मिलता है एचआईवी, और एचआईवी एक रेट्रोवायरस है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो है आरएनए। चलिए, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है सी। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से ना तो प्राकेंद्रक है और ना ही सुकेंद्रक है, मतलब नाइदर अ प्रोकैरियोटिक नॉर यूकैरियोटिक। साथियों, वायरस को हम लोग ना ही प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं ना ही यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और इनके लिए एक लाइन आती है कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाते हैं। ये भी एक क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक, इनको वायरस कहते हैं या कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को वायरस ढूंढना है और वो है हमारा टोबैको मोज़ेक वायरस, यानी ऑप्शन 4 जो हमारा डी है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पादप विषाणु में साधारणता होता है, तो कॉमनली यहाँ पे पूछा गया है कि प्लांट वायरस किस तरीके का जेनेटिक मटेरियल रखते हैं, डीएनए, आरएनए या बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज। तो प्लांट वायरस साधारणता साथियों आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल रखते हैं। कुछ कोलिमो वायरस हैं, मतलब प्लांट वायरस, जिनमें डीएनए भी एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, परंतु साधारणता जो है हमारा प्लांट वायरस वो आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल ही रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायराइड्स केवल निम्न के द्वारा बने होते हैं, दैट मींस वायराइड्स आर ओनली मेड अप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल, स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट। साथियों, वायराइड्स केवल आरएनए मॉलिक्यूल के होते हैं और इन पे कोई भी प्रोटीन कवर नहीं पाई जाती, यानी जो बाहरी प्रोटीन खोल होता है वो नहीं पाया जाता। ठीक, और ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये याद रखिएगा कि आरएनए मॉलिक्यूल के ही वायराइड्स बने हुए होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परिपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है, दैट मीन्स जब वायरस अटैक अ बैक्टीरियम मटेरियल दैट इंटर्स द होस्ट। यानी साथियों, जब हम किसी एक बैक्टीरिया में, एक बैक्टीरियोफेज, याद रखिए यहाँ पे जो एंट्री के लिए हम एक एग्जांपल बढ़िया वायरस का ले लें वो है बैक्टीरियोफेज। वायरस में साथियों एक तो एक आपका प्रोटीन कवर होगा, बाहरी और प्रोटीन खोल होता है, और उसके पास केवल दूसरा जो चीज होता है वो है जेनेटिक मटेरियल। ठीक, यानी अनुवांशिक पदार्थ, वो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। तो अब कहा जा रहा है कि जब ये इन्फेक्ट करेगा किसी बैक्टीरिया को तो क्या चीज आना चाहिए, पूरा का पूरा कि क्या चीज। तो उसमें देखिए पूछा गया प्रोटीन परत, नाभिकीय अम्ल, ए या बी, मतलब दोनों हो। याद रखिएगा साथियों, वहां पे सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ही एंटर करता है। एक पोर के थ्रू ये अपने न्यूक्लिक एसिड को एंटर करते हैं, और न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, आरएनए, और इन्हें जो भी जरूरत के एंजाइम है, इनको रेप्लिकेट करने के लिए जो भी जरूरत का एंजाइम है वो कोशिका से ये प्राप्त करते हैं और गुणन करते हैं और पूरा का पूरा अपना कंपोनेंट बनाते हैं। प्रोटीन कवर है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, ये सभी पार्ट के फिर असेंबली करते हैं और इन बाद में लिसिस करके, यानी इस बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा के, मार के बाहर निकल जाते हैं। तो एंट्री के लिए क्या कहा जाएगा, केवल जेनेटिक न्यूक्लिक एसिड ही एंटर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है कि विषाणु में प्रोटीन कैप्सोमर की बनी हुई होती है, मृत कोशिका में भी बहुगुणित हो सकते हैं, विषाणु में स्वयं का प्रोटीन उत्पादन करने का तंत्र होता है, और विषाणु प्रोटीन पर तो नाभिकीय अम्ल से दोनों बने हुए होते हैं। ठीक, तो अब बात है ये विषाणु मतलब वायराइड्स। अभी हम लोगों ने वायराइड का पढ़ा कि प्रोटीन कोड तो नहीं होता, न्यूक्लिक एसिड होता है, वो भी आरएनए। ठीक, वायरस के पास ओन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम नहीं होता साथियों। अगर ये होता तो वो क्यों किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता, क्योंकि यही चीज बनाने के लिए वो बैक्टीरियल सेल या अदर सेल, जो कि अगर इंसानों में या जानवरों में, विभिन्न पादपों में किसी भी कोशिका को इन्फेक्ट करेगा तो वहां से वो उन नेसेसरी एंजाइम्स को लेता है जिससे वो गुणन कर सके या मल्टीप्लिकेशन कर सके। अगर उसके पास खुद होगा तो वो नहीं लेगा, तो यानी ये भी गलत है। वायरस कैन मल्टीप्लाई इन डेड सेल, ये बिल्कुल गलत है साथियों। कल्चरिंग इसका आउट ऑफ द लिविंग सेल या लाइफ सेल के बाहर आप वायरस का कल्चर नहीं कर सकते। इसको कल्चर करने के लिए आपको एक सजीव कोशिका की बेहद जरूरी होती है।
आप बैक्टीरिया है या आप फंगस को, इन सभी को कल्चर आप एक आर्टिफिशियल मीडियम में कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर आपको मीडियम लेना है तो वो लाइव मीडियम होना चाहिए। अब बात आती है कि इन अ वायरस प्रोटीन कोड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमर। यस, सही बात है कि प्रोटीन खोल जो होता है वो कैप्सोमर का बना होता है, ये बात सही है, यानी हमारा ऑप्शन जो है छठा वो है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एड्स अथवा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। साथियों यहाँ पे वर्ड आता है एक्वायर्ड, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें, यानी इम्यून सिस्टम में जो धारणीय है, एक्वायर्ड मतलब यहाँ पे हम कर लें धारणीय। साथियों याद रखिएगा, इम्यून सिस्टम जो हमारा बनता है, इम्यून सिस्टम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बात कर ले, तो एक बनता है इन्नेट जो पैदाइशी होता है, हमें मतलब पैदा होते ही जो हमारे में डेवलपमेंट होते हैं, और एक्वायर्ड दैट मीन जो हम परिवेश में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं उसके साथ साथ जो हमारा इम्यून सिस्टम, ये क्या कहा था कि प्रतिरक्षात्मक तंत्र जो हमारा क्रिएट होता है, वो हमारी जो इम्यूनिटी कहलाती है वो कहलाती है एक्वायर्ड। और जो एड्स वायरस है यानी HIV वायरस अगर हम कहें, वो इसी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को गड़बड़ाता है। यानी अगर ये चीज आपको दिक्कत पहुंचा दिया, ठीक है, यानी इस तरीके की इम्यूनिटी क्रिएट करने वाले जो सेल हैं उनको अगर नुकसान पहुंचा दिया, तो आसपास जो जिनसे आप बीमारियों से लड़के मजबूती प्रदान किए थे वही बीमारियां आपको होने लगती हैं, जैसे कि खांसी है, निमोनिया है, लंबे समय तक बुखार है, घाव हो गया, घाव ठीक नहीं हो रहा, इस तरीके से। तो इसी वजह से इस तरह का जब सिंड्रोम क्रिएट हो जाता है तो हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, क्योंकि यही इम्यून सिस्टम डिफिशियंट हो चुका है। तो इस तरीके का वायरस कौन है, तो वो है HIV वायरस, और हमारा ऑप्शन साथियों है HTLV थर्ड या LAV या ARV वायरस द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। साथियों 8th क्वेश्चन है हमारा, जीवाणु भोजी है या बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरिया विच इन्फेक्ट वायरस, यानी विषाणु को संक्रमित करना, एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है, शैवाल को संक्रमित करता है, या इनमें से कोई नहीं। याद रखिए साथियों, अगर इस वर्ड को देखें तो बैक्टीरियो से बैक्टीरिया यानी जीवाणु, आप तुरंत ही कर लीजिए, इसे साधारण बिल्कुल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वर्ड से ही देंगे। और फेज या भोजी तो सीधा है कि ऐसे वायरस जो जीवाणु को खाएं वही कहलाते हैं जीवाणु भोजी, और ये हमारा ऑप्शन है वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियॉन्स क्या है, यानी व्हाट आर द प्रियॉन्स, इन्फेक्शियस प्रोटीन, इन्फेक्शियस RNA, इन्फेक्शियस DNA या इन्फेक्शियस ZDNA। और साथियों इसका ऑप्शन जो है वो है हमारा ए सही, इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होते हैं, इन्हें प्रियॉन्स कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए प्रियॉन्स के बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग साथियों जान लें कि प्रियॉन्स संक्रामक रोग प्रोटीन्स होते हैं, और ये सूक्ष्मतम प्रोटीन अणु रोग उत्पादन की क्षमता रखते हैं, यानी ये सूक्ष्मतम प्रोटीन अणु हैं और जिनसे हमारा बीमारी फैलता है। ठीक, इनका संश्लेषण मस्तिष्क की कोशिकाओं के जीनों में उपस्थित जीनों के नियंत्रण में होता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर देखें तो गाँव में पागलपन का रोग, मैड काउ डिजीज, ये प्रियॉन्स ही क्रिएट करते हैं। याद रखिएगा ये सवाल पूछा जाता है कि मैड काउ डिजीज कॉज्ड बाई, या किनके द्वारा होता है मैड काउ डिजीज, तो गायों में पागलपन का रोग इन्हीं प्रियॉन्स के द्वारा ही होता है। ठीक, और लाफिंग डिजीज और कुरु डिजीज, ये ह्यूमंस में होता है, मनुष्यों में साथियों होता है कुरु डिजीज या लाफिंग डिजीज भी प्रियॉन्स के द्वारा होता है। ठीक, डिमेंशिया तथा कंपनशील लकवे जिसे पार्किंसन रोग, ये प्रियॉन्स के कारण ही होते हैं। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे साथियों बन के आता है कि प्रियॉन्स पे काफी सवाल बन सकते हैं। मैड काउ डिजीज कॉज बाई, लाफिंग डिजीज या कुरु, या पार्किंसन रोग में जिम्मेदार हैं, इस तरह से बात हो सकती है, तो प्रियॉन्स। ठीक, और प्रियॉन्स के आधारित रोगों पर रिसर्च में हमारे जो DC गस्डुसैक, इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, यानी यहाँ इन्होंने इसकी खोज की थी, और शब्द की खोज की थी स्टैनले बी प्रोसिनर ने। ये याद रखिएगा कि शब्द की खोज ये है, और रोगों पे जो चर्चा इन्होंने की थी वो थे हमारे DC गस्डुसैक ने। प्रियॉन्स पर रिसर्च के लिए प्रोसिनर को 1997 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये थोड़े से महत्वपूर्ण हमारे लिए एक टिप्स है साथियों, इसे थोड़ा सा जरूर देख लीजिए कि प्रियॉन्स काफी इंपॉर्टेंट बनता है हमारे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन की तरह से। ठीक, चलिए हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। साथियों हाइड्रोफोबिया का रोग आपने अक्सर सुना होगा कि कुत्ते का पागलपन, अक्सर आपने यहाँ पे अगर कहें कि मैड डॉग, इस तरह से कुत्ते के पागलपन की बात आती है, उसको पानी से बहुत डर लगता है और तभी कहते हैं कि ये कुत्ता पागल हो गया है। सिर्फ इसमें नहीं, कैनाइन फैमिली में एक थोड़ा पॉपुलैरिटी है,
बट ये अगर इन्फेक्टेड डॉग किसी को भी काटता है तो उसे भी हाइड्रोफोबिया हो सकता है, ये मनुष्यों में भी फैलता है। तो ये हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है साथियों, होता है विषाणु के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं अपने 11 क्वेश्चन पे। म्यूटेशन की क्रिया विषाणु में सर्वप्रथम देखी थी, यह म्यूटेशन इन वायरस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, डायरेक्ट याद करने वाला सवाल है साथियों, वो है डेलब्रक ने। तो डेलब्रक ने सबसे पहले म्यूटेशन इन वायरस ढूंढा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नीली हरी शैवाल पर परजीवी वायरस कहलाता है, मतलब ऐसा वायरस जो पैरासिटाइज करे ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे बीजीए भी शॉर्ट फॉर्म में साथियों कहते हैं, और ये क्या है, याद रखिए साइनोफाइसियंस हैं। ठीक, तो यहाँ पे सीधा का सीधा ऑप्शन हमारा बी ही है, दैट मीन्स कॉल्ड साइनोफेज, यानी ऐसे वायरस जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी को खाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वायरल बीमारी घरेलू पालतू जानवरों में पाई जाती है? ट्यूबरकुलोसिस, जॉन्डिस, निमोनिया, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे साथियों ये सभी के सभी जो बीमारियां हैं ये ह्यूमन डिजीजेज हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाता है 13, नन ऑफ द दीज। चलिए 14th आता है साथियों क्वेश्चन कि विषाणु वायरस को सर्वप्रथम क्रिस्टल रूप में प्राप्त करने का श्रेय किसे जाता है, यानी फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस कॉज्ड बाय गोज टू, वो है हमारे WM स्टैनली। याद रखिएगा साथियों, ये सब तुरंत एक मतलब वर्ड में याद करने वाली है, फर्स्ट स्टैनली और म्यूटेशन किन्होंने ढूंढा, इस तरीके से। चलिए बैक्टीरियोफेज दैट लाइज द बैक्टीरियल सेल शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्शन, यानी बैक्टीरियोफेज जो संक्रमण के कुछ ही समय में जीवाणु का संलयन कर देता है, क्या कहलाता है? वो है साथियों इसका ऑप्शन विरुलेंट या उग्र। ठीक, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हम लगाते हैं कोलियोफेज पर। कोलियोफेज इसे 5*174 भी कहते हैं, इनमें पाया जाता है, इनमें पाते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो साथियों याद रखिएगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ये हमारा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा गया है कि कोलियोफेज में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक, अक्सर डबल स्टैंडर्ड आपने सुना है, बट ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इनमें पाया जाता है। चलिए 17 पे आए। तो बैक्टीरियोफेज उत्पन्न किए जाते हैं, यानी बैक्टीरियोफेज को जो आप कल्चर करना चाहो तो आप किस में कल्चर कर सकते हो? याद रखिए आर्टिफिशियल, अभी हम लोगों ने बात किया कि आर्टिफिशियल मीडियम में हम लोग नहीं कर सकते डेवलपमेंट वायरस का, तो ऑब्वियसली लाइव सेल, और लाइव सेल में अगर हम देखें तो इन द कोलन बैक्टीरियम इकोलाई। तो जो इकोलाई हमारे कोलन रीजन में रहते हैं, हमारे आंतों में रहने वाले बैक्टीरियम इकोलाई हैं, इनमें हम T4 बैक्टीरियोफेज को डेवलप कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा हो जाता है ए। चलिए हमारा 18th और 19th एक साथ में है, पहले सबसे देखते हैं 18th। निम्नलिखित में से कौन सा अगार माध्यम में वृद्धि नहीं करता? अगार साथियों एक आर्टिफिशियल मीडियम है, यानी एक न्यूट्रिशन है, आप ऐसे कह सकते हैं कि एक न्यूट्रिशन है, और इसे जब हम इसके द्वारा मीडियम बनाते हैं तो कोई भी जीव को डेवलपमेंट होने के लिए आसपास जो पोषक तत्व हैं वो इसके माध्यम से मिल जाते हैं। परंतु विषाणु को हम लोग एक आर्टिफिशियल एक तरह से कहा जाए नॉन लिविंग मीडियम में नहीं क्रिएट कर सकते। तो यहाँ पे पेनिसिलियम, ब्रेड फफूदीज, दैट मीन्स जितने भी फंगस हैं आप डेवलप कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो विषाणु है या वायरस है इनको आप नहीं कर सकते। तो यानी वायरस को हम लोग अगार मीडियम में डेवलप नहीं कर सकते। 19th क्वेश्चन पे आते हैं साथियों कि राउस सार्कोमा विषाणु में होता है, तो वो है हमारा आरएनए। याद रखिएगा राउस सार्कोमा जो विषाणु है उनमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल या अनुवांशिक पदार्थ होता है। चलिए लास्ट हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं जो 20th है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायरस के बारे में सत्य है? ठीक साथियों, फैकल्टेटिव, ऑब्लिगेट, या मतलब इंग्लिश में भी यही फ्री लिविंग आप कह सकते हैं या ऑब्लिगेट कह सकते हैं। तो फ्री लिविंग या फैकल्टेटिव इस तरह से भी आप ऑप्शन में डाल सकते हो, और ऑब्लिगेट पैरासाइट जो है वो है इसका ऑप्शन सही। तो ऑप्शन जो बी है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, वो है ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट के बारे में मैं बता दूं साथियों कि इन्हें ट्रू पैरासाइट कहते हैं, बिल्कुल सत्य, मतलब कि भैया जब तक हमें कोई भी एक होस्ट मिलेगा नहीं जिसपे हम इन्फेक्शन कर सकें, अपना डेवलपमेंट कर सकें, तब तक ये कोई भी और जीवन की एक्टिविटी को नहीं दिखाते, या एक तरह से कहा जाए जीवित ही नहीं रह सकते। तो वायरस को हम लोगों ने क्या कहा, निर्जीव सजीव और निर्जीव या निर्जीव सजीव के बीच की कड़ी। तो जब तक होस्ट नहीं मिल जाता ये एकदम निर्जीव की तरह दिखेंगे, और जैसे ही कोई एक होस्ट मिल जाता है ये तुरंत ही सजीव हो जाते हैं, यानी अपनी सारी एक्टिविटी दिखाते हैं। तो फ्री लिविंग या फैकल्टेटिव की अगर फ्री लिविंग तो बिल्कुल अपना मुक्त रूप से, फैकल्टेटिव मतलब कि हाँ नॉर्मली हम जी रहे हैं,
बट अगर होस्ट मिल जाता है तो हम अपना लाइफ साइकिल यहाँ पे भी शुरू कर सकते हैं, या अगर हम लोग अपने हिसाब से बात करें तो इन्फेक्शन की साइकिल को शुरू कर सकते हैं। ठीक, तो फैकल्टी मतलब संकाय के हिसाब से, बट ऑब्लिगेट का मतलब होता है ट्रू पैरासाइट, यही होगा, इसके बिना कुछ नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि जो वायरस हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। तो साथियों यहाँ पे हमारा 20 क्वेश्चन का जो ये वीडियो है कंप्लीट होता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसके काफी चांसेस हैं आएंगे। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथियों को जरूर अपने शेयर करें। प्लीज चैनल को बढ़ाने में आपकी मदद बहुत ही जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।